सरस्वती, हमारी पुत्री चंद्रिका अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। सरस्वती, हम अपनी पुत्री चंद्रिका की शादी एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे, और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारी पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका किस राज्य में किस राजा से शादी करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। हम अभी और इसी वक्त चंद्रिका से बात करते हैं। रुको। इतना बोलकर राजा वीरेंद्र चंद्रिका के कक्ष में चला गया और चंद्रिका की ओर देखकर बोला, हाँ तो बेटे चंद्रिका, देखो अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार बसा हो तो तुम हमें बेझिझक बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र पीली नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनकर राजा पूरी तरह आश्चर्य में पड़ गए। ये तुम कैसी बात कर रही हो राजकुमारी चंद्रिका? इस तरह की नगरी के बारे में तो आज तक हमने कभी नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र पीली नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को पीली नगरी में पाती हूँ तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है, और मुझे विश्वास है कि इस तरह की पीली नगरी इस दुनिया में कहीं तो जरूर है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ, परंतु इस तरह की नगरी इस संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति से करूंगी जिसने विचित्र पीली नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा वीरेंद्र उसके कक्ष से बाहर आ गए। वो जानते थे कि उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा तुरंत मंत्री सौरभ सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोले, तुम जानते हो मंत्री कि राजकुमारी कितने जिद्दी है। इस बात को तो मैं क्या, पूरा राज्य जानता है महाराज। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र पीली नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वो सीधे हमारे महल में आ जाए। हम अपनी पुत्री चंद्रिका का विवाह उस व्यक्ति से करवा देंगे। जाओ, ऐलान करवा दो। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी चंद्रिका की शर्त बड़ी ही बेतुकी है। अपनी जबान पे लगाम दो मंत्री। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी चंद्रिका को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी छोटी थी तब से हमने उनकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी ये जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, समझ गए? हमने जो कहा है वो करो, बस। राजा वीरेंद्र का आदेश सुनकर मंत्री सौरभ सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में ये खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र पीली नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए
क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात है, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा वीरेंद्र के राज्य में ये चर्चा जोरों शोरों पर थी। विष्णुगढ़ राज्य में ही रोहन नाम का एक सुंदर नौजवान व्यापारी रहा करता था। रोहन दूसरे राज्य से अपने घर आया ही था कि तभी उसकी माँ मिताली उससे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीने का समय लग जाता है। हाँ माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा अगले देश में भी स्थापित करूँ। हाँ, तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, ये सब बातें छोड़, देख मुझसे बुढ़ापे में घर का काम नहीं होता। अरे आप चिंता क्यों करती हो माँ, मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। हाँ। अरे बुड़बक, मेरे कहने का ये मतलब है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। ये सुनते ही रोहन हंसते हुए बोला, ओह अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया ना, तब मैंने एक बड़ी ही अजीब सी खबर सुनी। कैसी खबर? अरे माँ, मैंने सुना है कि राजा वीरेंद्र की पुत्री चंद्रिका ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र पीली नगरी को देखा है वो उसी के साथ विवाह करेंगी। ये शर्त है उनकी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा वीरेंद्र की पुत्री चंद्रिका एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ। जब इस तरह की नगरी ही नहीं है तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। ये सुनकर मिताली डर गई। नहीं बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे कोई धोखा ओखा नहीं होगा माँ, इसी बहाने आपको राजकुमारी जैसी बहू मिल जाएगी है ना। और वैसे भी मैंने उनकी सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। हाँ, बड़ी सुंदर है वो। अगले दिन रोहन राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, सुनो, महाराज वीरेंद्र से जाकर कहो मैंने उस विचित्र पीली नगरी को देखा है। जाओ, जाकर कह दो। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा के पास जाकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि उसने विचित्र पीली नगरी को देखा है महाराज। ये सुनकर राजा वीरेंद्र और उसकी पुत्री चंद्रिका बुरी तरह से चौंक पड़े। राजा सैनिक से बोले, हैं? ठीक है, जाओ उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। जाओ। कुछ देर में रोहन राजा वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रिका के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी रोहन की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र पीली नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी, उस नगरी का द्वार पीले रंग का है और वहां आसपास पीले रंग की किरणें फैली रहती हैं। बड़ी ही सुंदर नगरी है। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बुरी तरह से क्रोधित होती हुई बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र पीली नगरी ऐसी नहीं है, और सच तो ये है कि उसका कोई द्वार ही नहीं है। ये सुनकर राजा वीरेंद्र बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों को देखकर बोले, इस झूठे मक्कार को धक्के देकर बाहर फेंक दो। ले जाओ इसे। सैनिकों ने तुरंत
रोहन को महल से बाहर फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, आज तो मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो गया। अगर माँ को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उसका लाडला बेटा ऐसे धक्के खाकर महल से बाहर निकाल दिया गया। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं। और अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो फिर तो राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उस विचित्र पीली नगरी में घूम कर ही आऊंगा और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना के ही घर लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके लिए मुझे जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी मां मुझे बताया करती थी। ठीक, अब मैं उनके पास जाता हूं। इतना बोलकर रोहन अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर बढ़ाता रहा। जब रोहन थक गया तो अपना घोड़ा रोककर अपने आप से बोला, हाँ, आखिरकार ये साधु महाराज कहाँ हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी रोहन की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। रोहन तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु रोहन की ओर देखकर बोला, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का भला इस जंगल में क्या काम? रोहन सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र पीली नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। किसी भी तरह से बस मुझे बताइए कि ये विचित्र नगरी है कहाँ। रोहन की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं कि उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बात करते हैं। उस जंगल में साधु का वास है। अगर कोई उस नगरी का पता बता सकता है तो वो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक कोई भी गया है तो वो जीवित बचकर वापस नहीं आया। हाँ, अब बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हूं। अगर मुझे पीली नगरी का पता उस मायावी जंगल में पता लगता है तो ठीक है, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अब मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रोहन अपने घोड़े पर बैठकर मायावी जंगल की ओर चल दिया। रोहन शाम तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। जब उसका घोड़ा थककर चूर हो गया, रोहन ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी उसकी नजर एक सुंदर हथनी पर पड़ी। रोहन ने देखा एक लंबा सांप हथनी को डसने के लिए बैठा हुआ था। रोहन को न जाने क्यों उस हथनी को देखकर बड़ा ही तरस आ गया। रोहन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। रोहन सांप के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वो सांप रोहन की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो खुद जीवित नहीं बचोगे। सांप के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हैं? तुम तो सांप हो और सांप इंसानों की आवाज में तो बात नहीं कर सकते। ये क्या चक्कर है? तुम मायावी जंगल के अंदर हो, समझ गए? रोहन अपने मन में बोला, ओ, समझ गया। इसका मतलब साधु महाराज ने सही कहा था। इतना बोलकर रोहन ने सांप से बोला, देखो, इस हथनी को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ूं तो केवल
एक शर्त पर ही छोड़ सकता हूँ। शर्त? कैसी शर्त? इसके बदले में मैं तुम्हें डसूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सांप की बात सुनकर रोहन गहरी सोच में डूबते हुए बोला। माँ कहती है, मनुष्य का जीवन अगर किसी प्राणी या किसी मनुष्य के काम आ जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, मुझे मंजूर है। रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सांप एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो गया। साधु रोहन की ओर देखकर बोला, न जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो, हाँ, जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, यहाँ पर क्यों आए हो? रोहन साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला। महाराज, मुझे उस विचित्र पीली नगरी का पता जानना है। साधु रहस्यमयी अंदाज में रोहन की ओर देखते हुए बोला, ये मायावी जंगल है। तुम इस जंगल के अंदर जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल के रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और कब नदी जमीन बन जाए, कुछ भी पता नहीं होता। पर हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तथास्तु। रोहन साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही यात्रा की ओर चल पड़ा। रोहन जंगल में चल ही रहा था कि अचानक वो डूबने लगा। रोहन बुरी तरह घबराते हुए अपने आप से बोला, हाँ हाँ, अरे अरे, ये क्या कहोगे? ये क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? रोहन ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एक नदी के ऊपर था। रोहन उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर हिलाने लगा, मगर नदी का पानी रोहन को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींच ले जा रहा था। रोहन नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल रोहन की आंख खुली तो अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहाँ पर दो सैनिक खड़े थे, जिनके शरीर इंसानों के थे पर चेहरा शेर का था। उनमें से एक सैनिक रोहन की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम हमारी विचित्र पीली नगरी में कैसे आ गए? चलो, तुम हमारे साथ महाराज के पास चलो। चलो। वो दोनों सैनिक रोहन को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो रोहन को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो एक मनुष्य हो, तुम विचित्र पीली नगरी में कैसे आ गए? रोहन सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, मुझे केवल इतना याद है कि मैं नदी में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ खुली है। हाँ। रोहन की बात सुनकर राजा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी में डूबे थे, उस नदी में हमारी जादुई पीली दुनिया का द्वार है। हैं? आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वो पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र पीली नगरी में हो, जो कि तुम्हारे पृथ्वी पर नहीं है। ये एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे थे मनुष्य। तुम ही हो जो हमारी पुत्री को श्राप से आजादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए वर्षों बीत चुके हैं।
ये सुनकर रोहन चौंक पड़ा। तभी रोहन की नजर महल में बनी हुई एक मूर्ति पर पड़ी। रोहन उस मूर्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, ये मूर्ति तो चंद्रिका की है। इतना बोलकर रोहन उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। रोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, अचानक वो बेहोश हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें राजा वीरेंद्र के महल के बाहर खुली। ये देखकर रोहन आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैं सपना देख रहा था? अरे, वो सपना था या वास्तविक था? हाँ? नहीं, वो हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, मैं बेहोश हो गया। रोहन तुरंत महल की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला, सुनो, राजा वीरेंद्र से कहो कि मैंने विचित्र पीली नगरी को देखा है। जाओ। कुछ देर बाद रोहन राजा वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रिका के सामने खड़ा हुआ था। ओहो, तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया था? फिर से यहाँ आ गए क्या? इस बार हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के विचार से आए हो। नहीं राजकुमारी, पहली बार मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैंने विचित्र पीली नगरी को देखा है, यहाँ तक कि मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो फिर बताओ, वो कैसी दिखती है? राजकुमारी चंद्रिका, विचित्र पीली नगरी का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहां के वासी आधे जानवर और आधे मनुष्यों की तरह हैं। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छिपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप ये नहीं जानते कि मैं विष्णुगढ़ की राजकुमारी नहीं, बल्कि विचित्र पीली नगरी की राजकुमारी हूँ। पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी, मेरा विचित्र नगरी जाने का। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? राजकुमारी चंद्रिका ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो गया, और ये साधु वही था जिसने राजा वीरेंद्र को राजकुमारी चंद्रिका को भेंट किया था। साधु को देखकर राजा बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा वीरेंद्र से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा साधु महाराज। जहां तक जानता हूं, राजकुमारी चंद्रिका कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, ये मेरे सामने बड़ी हुई। फिर ये विचित्र पीली नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? ये कैसे हो गया? विचित्र पीली नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ज्ञानी साधु वहां तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र पीली नगरी पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में है। वर्षों पहले मैं विचित्र पीली नगरी में तपस्या कर रहा था कि तभी पीली नगरी की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे बहुत बुरी तरह से क्रोध आ गया। मैंने उसे श्राप दे दिया। बस श्राप के लगते ही राजकुमारी चंद्रिका मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजकुमारी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। हाँ, मुझे आखिरकार उन पर दया आ गई। तब मैंने उनसे कहा कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका मनुष्य के रूप में पृथ्वी में गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग सिधार गई, तो मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब राजकुमारी चंद्रिका 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी चंद्रिका
पीली नगरी की राजकुमारी है, ये उसका दूसरा जन्म है और ये तभी अपने माता पिता से जाकर मिल सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से विचित्र पीली नगरी को देखा हो वो चंद्रिका से विवाह करेगा। तो बस ऐसा करते ही चंद्रिका में पीली नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वो आसानी से अपने लोक वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गए। फिर राजा वीरेंद्र ने राजकुमारी चंद्रिका का विवाह धूमधाम से रोहन के साथ संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री चंद्रिका की ओर देखकर बोला, राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्म की बातें याद आ गई है। राजकुमारी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ दिनों के लिए विचित्र पीली नगरी माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वो काफी वर्षों से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक में ही अपने पति रोहन के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आ गई और अपने पति रोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी।